नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। हर रोज़ सुबह की तरह आज फिर से मैं वोकैब की एक और क्लास लेके आ गया हूं और आज मैं 100 और शब्द आपको सिखाने वाला हूं। और आज के अगर 100 और शब्द सीख लिए तो आपके हो जाएंगे टोटल 1600 वोकैब। जो बच्चा इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है वो शुरू से स्टार्ट करे और पूरा 90 दिन तक साथ में चले। इससे आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो जैसे सभी एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। साथ में अगर आप डिफेंस का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें वोकैब आता है तो ये 9000 वर्ड्स अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है लगभग सारे एग्जाम को कवर करने में। 90-95% सब कवर हो जाएगा और एसएससी सीजीएल तो ऑलमोस्ट 100% कवर हो जाएगा। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इस 90 डेज में मैं सब सिखा दूंगा। और कई बार ऐसा होता है कि इस वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाती है। मैं ये देखता हूँ कि इन वीडियोज़ की व्यूज स्टार्टिंग के 4 घंटे में 20-22 होते हैं, लेकिन शाम तक होते होते फिर वो वापस यूट्यूब रिकमेंड करता है, सबके वॉल से गुजारता है और ये वीडियो सारे लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। और पहला जो वीडियो है वो और तेज़ी से चल रहा है, बाकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चलना स्टार्ट हो गई है। तो मुझे इस बात को देख के बहुत तसल्ली मिल रही है कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। बहुत सारे नए सब्सक्राइबर भी जुड़ रहे हैं। हर वीडियो जब मैं देखता हूं तो उसमें ये रहता है कि 20 नए बच्चे जुड़े इस वीडियो के साथ, 30 नए बच्चे इस वीडियो के साथ जुड़े। बड़ा आनंद आ रहा है और पढ़ा के बहुत तसल्ली होगी मेरे को आपको अगर आप रिजल्ट निकाल के मिठाई का एक डब्बा लेके मेरे पास आएँ और बोले सर आपकी इस वोकैब की सीरीज़ ने जान डाल दी हमारी तैयारी में। मैं शाम को 5 से 6 बजे तक आपको ग्रामर भी पूरा करा रहा हूँ, साथ में कॉम्प्रिहेंशन भी कराऊंगा। अगर आपकी बेसिक्स थोड़ी भी स्ट्रांग है तो आप मेरे साथ शाम को 5 से 6 जोड़िए। मैं इस बार आपका रिजल्ट निकलवा के मानूंगा, बगैर रिजल्ट निकलवाए मानूंगा नहीं। चलो बात करते हैं हम आज हर रोज़ की तरह। मैं थोड़ी बात समझाने वाला हूँ। जिस बच्चों को पिछले 15 क्लासेज में समझ में आ गई हो मेरी बात, वो 1-1.5 मिनट स्किप कर ले। बात तो मैं डेली करूँगा क्योंकि वो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम वापस से अपने दिमाग को कंपेयर करेंगे किससे, इस छोटे से बाउल के साथ जिसमें एक छोटा सा लीक है। अगर हम बात करें, आज हम इस अपने दिमाग के अंदर 100 और शब्द डालने वाले हैं। 100 कर रहे हो, ऑलरेडी कितने डले हुए हैं? 1500। टोटल कितने हो गए? 1600। अब जो 1500 ऑलरेडी आप डाल चुके थे उसमें से आप देखोगे तो तकरीबन 900 ऐसे शब्द होंगे जो आपको पूरी तरह याद हो गए होंगे और 600 ऐसे शब्द होंगे जो आपको नहीं याद हुए होंगे, जिसमें भी 300 ऐसे शब्द होंगे जो सिंगल स्टार वाले होंगे और 300 ऐसे शब्द होंगे जो डबल स्टार वाले होंगे। तो आपको 2 डायरी रखनी पड़ेगी। मेरे पास 2 डायरी है, एक डायरी ये और एक डायरी यहाँ पे छूट गई थी लास्ट क्लास में। इस तरीके की 2 डायरी रखनी पड़ेगी ताकि सिंगल स्टार इस डायरी में, डबल स्टार इस डायरी में। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट शब्द इस डायरी में, थोड़ा डिफिकल्ट इस डायरी में और जनरल पीडीएफ जो आपको ये पीडीएफ मिलेगी उस पीडीएफ के साथ, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। तो अगर मैं बात करूँ 300 शब्द इसकी और 300 शब्द इसकी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक रिसाइकिल लगाना पड़ेगा और ये रिसाइकिल लगाने में, रिवीजन करने में आपको कितना समय लगेगा? तकरीबन 40 मिनट, क्योंकि अब शब्द ज़्यादा हो रहे हैं तो 50 मिनट भी लग सकता है, तो थोड़ा समय बढ़ा लीजिए। अगर आप शुरू से मेरी सीरीज अच्छे से कर रहे होंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। फिर तो आप ये सारी चीज़ें जो मैं आपको कहानी कूद रहा हूँ ये सब इस हिसाब से ही जारी होगी। अगर इसमें आपने लापरवाही कर रखी होगी तो 200-300 शब्द भी याद नहीं हुए होंगे। तो आप देख लो कि इन बच्चों की कैटेगरी में आ रहे हो कि आपने 200-300 शब्द याद किए हैं, कि आपने 900 शब्द याद कर लिए हैं और 600 थोड़ा थोड़ा याद हो गया है। तो 40-45 मिनट पहले रिवीजन करो। साथ में मैं जब रिवीजन करो बोलूँ तो 6 बजे उठ जाओ। 7 बजे क्लास आती है, 6 बजे से रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया करो। 7 बजे मेरी लेके क्लास खत्म करो। अरे 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ने की जरूरत है तो 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ो। समय कहाँ से बचाओगे? समय आप रीजनिंग से बता लो ना। रीजनिंग बहुत आसान है। रीजनिंग में आपका 45-46 नंबर स्कोर करना बहुत आसान होता है। रीजनिंग में बहुत कम समय देके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन खास करके ये बात भी है कि अगर रीजनिंग में आपका स्कोर ही 30 नंबर चल रहा है तो सबसे पहले रीजनिंग को समय दो, क्योंकि रीजनिंग में स्कोर बढ़ाना ज़्यादा आसान है। कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा स्कोर बढ़ा सकते हो। इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है। बगैर इंग्लिश इंप्रूव किए हुए देखो काम तो नहीं चलेगा, पर इंग्लिश अगर लगातार पढ़ाई करोगे तो इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगा। 30 मिनट आप से लेके 40 मिनट आप नया दो, मतलब अब आपको पढ़ाई 1 घंटे 20 मिनट से लेके, जो रेगुलर होंगे 1 घंटे 20 मिनट देना पड़ेगा। जो रेगुलर नहीं होंगे उनको 1.5 घंटे तक सुबह सुबह वोकैब पढ़ना पड़ेगा, इंक्लूडिंग रिवीजन और आगे का पढ़ने को लेके। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करते रहिए, तब जाके काम होगा। 90 दिन लगातार ये काम करते रहेंगे तो 90 दिन के बाद आप देखेंगे कि हर रोज आप 30 मिनट देंगे तो सारा का सारा वोकैब रिवीजन हो जाएगा। 40 मिनट देंगे तो आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन 90 दिन खूब जी जान लगा के मेहनत करना पड़ेगा। बीच बीच में जिस दिन मेरी क्लासेस नहीं आती है, जैसे संडे को क्लास नहीं आ सकती या किसी और दिन क्लास नहीं आती है, उन दिनों आप इन 900 शब्दों को याद करें।
देखो ये जो मैं डबल स्टार वाला है ना, ये अलग अलग कॉपी बना के अगर आप इसको रटना चालू करोगे तो अंततः देखोगे कि आप डबल स्टार वाला आपको परमानेंट याद रह जाएगा। और ये जो जिसको कोई स्टार नहीं दे रहे थे, जिसको 0 स्टार मान के चल रहे थे, इसमें से 150 शब्द ऐसे निकल जाएंगे जिसमें से आप मॉक टेस्ट में गलतियां करोगे। ये ज़्यादा तरीके से याद हो जाएगा क्योंकि इन पे फोकस मैं भी करा रहा हूँ, आप खुद भी फोकस बहुत करोगे। तो इस तरीके से अपने को अपना वोकैब बिल्ड करना है, हमको धीरे धीरे स्ट्रांग होना है। मैं बहुत समय पहले अपनी जब सीरीज चलाता तो बोलता था कि मेरे को 100% कंसिस्टेंसी चाहिए, तभी आप सफल हो पाओगे। एक कर्व जानता हूँ मैं कि ई के पावर x वाला कर्व पकड़ना होता है। पहले धीमे धीमे पढ़ाई करनी होती है और इस तरीके से धीमे धीमे पढ़ाई करोगे तो एग्ज़ाम के समय पर आप 12-14 घंटे तक पढ़ाई कर पाओगे। मेरा 22 घंटे का टाइम टेबल था एग्जाम के समय पे, और 22 घंटे का टाइम टेबल एग्जाम के समय में था। आप कहोगे इसे 24 घंटा होता है, खाते कब हो, पीते कब हो, सोते कब हो। तो मैं उस तरीके का काम नहीं करता था। मेरे को ना वो 24 घंटे याद नहीं रहता था। मैं अपना शेड्यूल ऐसे फिक्स करता था कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, 22 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, और जब नींद आ गई सो गया, जैसे उठा उसके आगे जो पूरा करना है वो वैसे ही मूव करता था। फिर नींद आई, फिर सो लिया, फिर खाना खाया, खा लिया। तो मेरे लिए वो 24 घंटे था नहीं। मैं बस ये एग्जाम के समय तक बस यूं ही चल रहा था। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, नींद आया सो गया, भूख लगी खाना खा लिया, उसके बाकी पूरा समय मैं एग्जाम के समय पे सिर्फ और सिर्फ किताब लेके पढ़ता था। किसी के साथ थोड़ा हंसना है हंस लिया, कोई टीवी सीरीज़ देखनी है, बहुत मन नहीं लग रहा है, टीवी सीरीज़ देख लिया, फिर वापस पढ़ने बैठ गए। तो मैं अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाता था, आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए। चलो आज के नए 100 शब्द सीखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया शब्द है। सबसे पहले ही शब्द डबल स्टार वाला है। अपरटेन एक शब्द है, डबल स्टार वाला शब्द है, जल्दी याद नहीं होगा। इसकी 2 मीनिंग होती है और इसकी दोनों मीनिंग जो है वो दिया हुआ है यहीं पे। अपरटेन होने का मतलब होता है अप्रोप्रिएट होना या अप्लीकेबल होना, किसी से संबंधित होना। अपरटेन होने का मतलब किसी से कंसर्न रखना या किसी से संबंधित होना। संबंधित होना, संबंधित होना, संबंध बनाना नहीं, संबंधित होना। कंसर्न होना मतलब किसी चीज के अप्रोप्रिएट होना, किसी के समतुल्य होना, किसी के समतुल्य होना। कंसर्न होना, समतुल्य होना। तो किसी के साथ अप्रोप्रिएट होना या फिर अप्लीकेबल होना, खुद में किसी के लिए अप्लीकेबल होना, इज कॉल्ड अपरटेन। ये एक ऐसा शब्द है जो बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, डबल स्टार वाला है। अगला शब्द है ओरेटर, और एक शब्द और आज की क्लास में आएगा, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं दोनों शब्दों को एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ, आर्टिकुलेट और ओरेटर, ये दोनों आता है। दोनों के बीच में बहुत थोड़ा सा फर्क है। देखो ओरेटर भी अच्छा वक्ता होता है, आर्टिकुलेट भी बहुत अच्छा वक्ता होता है। जो ओरेटर होता है एक प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर होता है, जो पब्लिक में बहुत अच्छे से भाषण दे पाए, उसको ओरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरेटर बोलते हैं। ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, जो पब्लिक में अच्छा भाषण दे उसको ओरेटर बोलते हैं। एक वो बंदा होता है जो बहुत स्पष्ट और क्लीन बात करता है, ये भी बहुत फ्लुएंट बात करने वाला होता है, लेकिन फ्लुएंट होने के साथ साथ बहुत स्पष्ट होता है। तो ये क्या बंदा जो फ्लुएंट हो और क्लीन हो अपनी भाषा में, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। अब बोलोगे कि ये दोनों एक साथ क्यों बताए? ये दोनों इसलिए बताया मैंने आपको कि ये आपके सिनोनिम्स में आ सकता है, सिनोनिम्स में आ सकता है। ओरेटर और आर्टिकुलेट दोनों बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। ओरेटर जो होता है वो पब्लिक में स्पीच देने वाला अच्छा वक्ता होता है, और जो आर्टिकुलेट होता है वो स्पष्ट बात करने वाला अच्छा वक्ता होता है। तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो सिनोनिम्स में पूछा जा सकता है। आई होप ये मेरे को याद, मैं इसको 0 स्टार रख के गया था क्योंकि हिंदी ही इससे याद रखा था। यहाँ वक्ता, यहाँ स्पष्ट नहीं, ऐसे अच्छा वक्ता याद रख लो। ओरेटर और आर्टिकुलेट का मतलब होता है अच्छा वक्ता, ये क्लीन बात करने वाला बंदा है, ये पब्लिक में प्रोफिशिएंट बात करने वाला बंदा है, जो पब्लिक पे अपना इम्पैक्ट छोड़ जाए। इसके बाद एक और शब्द आएगा, इसको आप डबल स्टार इसको भी कर लो, ठीक है ना? अपोस्टल। अपोस्टल वैसे बोलते टी साइलेंट होता है, लेकिन मैं अपने समय में अपोस्टल पढ़ता था ताकि स्पेलिंग याद हो। अपोस्टल बोलते हैं, इसको टी साइलेंट रहता है यहाँ पे, अपोस्टल। इसका मतलब होता है प्रचारक, इसका मतलब होता है प्रचारक। देखो ये अपोस्टल तो वो थे क्या कहते हैं, जैसे जो क्राइस्ट थे, क्राइस्ट के 12 अनुयायी थे, ठीक है ना? क्राइस्ट के 12 अनुयायी थे, जिसमें से 12वें बंदे को, मतलब वो 12 अनुयायी वो थे जो इनकी शिक्षा को स्प्रेड करते थे, फैलाते थे, प्रचार करते थे। उसमें जो 12वां अनुयायी था उसको अपोस्टल बोला जाता था। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक ऐसा पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन ए पॉलिसी, जो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करे किसी पॉलिसी में, किसी नियम में, किसी सिद्धांत में। तो जो 12 अनुयायी थे वो क्राइस्ट के जो है एकदम वैसे समर्थक थे कि उनके जो विचार है वही विचार सब तक फैलना चाहिए। तो एकदम मतलब वैसा बंदा था ना, कैसा बंदा था? स्ट्रांग बिलीवर था।
वो 12वां बंदा भी तो स्ट्रॉन्ग बिलीवर था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आ जा सकता है कि क्राइस्ट के जो 12वें बंदे थे, जिनको वो क्या कहते थे कि जो क्राइस्ट की शिक्षाओं को स्प्रीड करने के लिए जाने जाते थे, उनको भी अपोस्टल बोला जाता था। तो ये दो स्टेटमेंट में आपके जो है ये शब्द आता है, डबल स्टार ऐसे याद रखिएगा। अगला शब्द है बेनिफिशियरी। जिसको बेनिफिट मिले उसको बेनिफिशरी बोलते हैं, हिंदी में जिसको लाभ मिले उसको लाभार्थी बोलते हैं। स्टेटमेंट कैसे आएगा? वन हु गेन्स बेनिफिट्स फ्रॉम समथिंग, जिसको किसी से चीज़ से बेनिफिट मिले उसको क्या बोलते हैं? बेनिफिशरी मिले। अपीलिंग एक ऐसा शब्द है, APPA, एक होता है अपीलिंग, एक होता है अपीलिंग, और एक दूसरा शब्द हो गया अपालिंग। एक शब्द है अपीलिंग जिसकी स्पेलिंग में APEAL आता है, एक है अपालिंग, APPALING, अपालिंग। अपीलिंग का मतलब ये है कि जो हमें अपील करे, जो देख के हमें अच्छा लगे, मतलब जिस चीज़ से हम देख के खुश हों, अपील कर रहा है, मैं अपील कर रहा है। दूसरा शब्द है अपालिंग, ध्यान से इसको समझिएगा, नहीं भूल जाओगे आप, ठीक है ना। कोई चीज़ जो बहुत आपको शौक दे, या डिस्मे, डिस्मे का मतलब निराशा, डिस्मे का मतलब निराशा, निराशा देने को क्या बोलते हैं? अपालिंग बोलते हैं, ठीक है ना। कोई चीज़ ऐसी है जो शौक प्रोड्यूस करे या डिस्मे प्रोड्यूस करे, वो चीज़ क्या होगी? वो अपालिंग होगी। अपालिंग का मतलब आपके लिए बुरी चीज़, अपालिंग का मतलब आपके लिए बुरी चीज़, और अपीलिंग का मतलब आपके लिए अच्छी चीज़। अपालिंग और अपीलिंग के बीच में इतना ही फर्क है। शौक देने वाला या निराशा देने वाला, कॉजिंग शौक और निराशा, क्या होगा? अपालिंग। लेकिन जो आपको मुस्कुराहट दे वो क्या होगा? वो अपीलिंग होगा। तो अपील और अपाल में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है। अपील का मतलब जो आपको अच्छा लगे, अपाल का मतलब जो आपको अच्छा ना लगे। जो शौक देने वाला हो, जो डिस्मे, निराशा देने वाला हो, जो दुख देने वाला, उसको क्या बोलते हैं? अपालिंग, भय उत्पन्न करने वाला। अपालिंग मतलब भय उत्पन्न करने वाला, और अपीलिंग का मतलब खुशी उत्पन्न करने वाला। तो दोनों शब्द याद रखिएगा। अगला है आपका एक ओपेक शब्द आता है, ओपेक, OPAQUE, ये स्पेलिंग चेक में भी आता है, OPAQUE, ओपेक। इसका मतलब होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी वो होता है जिससे लाइट रेज पास ना हो पाए। यूजुअली लाइट रेज सभी से पास हो जाती है, जो चीज़ है जिससे लाइट रेज पास ना हो उसको क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। एक और शब्द आता है माउंड, MOUND। जो माउंड होता है ये छोटा हिल होता है। क्या होता है? छोटा हिल होता है। माउंट होता है जो छोटा हिल होता है। जैसे कई बार देखें ना, मिट्टी के छोटे से ऊपर से उठा हुआ जगह है, ये इसको माउंट बोलते हैं। या पत्थर का भी ये छोटा सा उठा हुआ हो सकता है, इसको माउंट बोलते हैं। ये नया शब्द हो सकता है आपके लिए, ये भी याद कर लो, मेरे लिए भी नया शब्द था। इस क्लास को पढ़ाने से पहले ही मैं गूगल करके आया हूँ कि माउंट क्या होता है। माउंट मतलब छोटा सा, समझ में तो आ गया था, सेंटेंस पढ़ने से समझ में आ गया था, लेकिन माउंट का मतलब होता है छोटा सा ऊंचाई वाला प्लेस, ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं कि ए माउंड ऑफ अर्थ, अर्थ का एक छोटा सा माउंड या छोटा सा हिल या छोटी सी ऊंचाई वाला भाग, मेड बाई आंट्स, जो कि चींटियों द्वारा बना हुआ होता है, एज दे डिग देयर नेस्ट, जब वो अपने उसको खोदती हैं, अपने रहने की जगह को। नेस्ट मतलब नेस्ट, बर्ड्स के लिए नेस्ट जानते हो, आंट के लिए नेस्ट मतलब रहने की जगह। जब वो खोदती हैं तो एक ऊपर से आकार बन जाता है, ठीक है ना। उस आकार को क्या बोलते हैं? उस माउंड को क्या बोलते हैं? क्योंकि चींटियों ने छोटा सा हिल बनाया है तो इसको एंट हिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट हिल। इसको याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एंट द्वारा बनाया गया हिल एंट हिल, एंट द्वारा बनाया गया माउंड एंट हिल बोला जाता है, ठीक है ना। माउंड मतलब छोटा हिल, छोटा आकार, मिट्टी का या पत्थर का। समझ में आया? बांबी, चींटी का घर जिसको बोलते हैं। रिजेंबलिंग ए ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म, ह्यूमन बीइंग के साथ रिजेंबल करने में, ठीक है ना। मानव के आकार का, इसको क्या बोलते हैं? देखो, एंथ्रो जो शब्द होता है वो मानव से रिलेटेड है, और एंथ्रोपोड बोलते हैं मानव के आकार का। तो रिजेंबलिंग ए ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म क्या बोलते हैं? मानव के आकार का, एंथ्रोपॉड बोलते हैं। तो ये भी स्टार मार्क लगा सकते हो, लेकिन एंथ्रो से समझ में आ जाएगा ये मानव से संबंधित है। अगला शब्द है एंटीमोनी। ये एक एलिमेंट होता है। क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। और किस तरीके का एलिमेंट होता है? मेटेलिक एलिमेंट होता है जिसके 4 एलोट्रोप होते हैं, जिसके 4 एलोट्रोप होते हैं। एक मेटल आता है जिसके 4 एलोट्रोप होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंटीमोनी बोलते हैं। और हिंदी में इसको सुरमा बोलते हैं, लेकिन आप उसे भूल जाओ, आप इंग्लिश याद रखो क्योंकि वही है। इसको भी डबल स्टार कर लो, आप भूल जाओगे। अब देखो, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये केमिकल सब्जेक्ट का टर्म है, और मुझे लगता है कि मैं भूल गया हूँ, बहुत लंबा समय हो गया केमिस्ट्री पढ़े हुए। तो एक बार वापस जाइएगा, जीएस के सेक्शन में आपसे पूछ जा सकता है, और पढ़ के आइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मुझे अभी इस टाइम पे एलोट्रोप क्या होता है याद नहीं है, ठीक है ना। एक ऐसा मेटेलिक एलिमेंट जिसके 4 एलोट्रोप हो, उसको क्या बोलते हैं?
एंटी मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी मनी बोलते हैं। अब ये इंग्लिश ग्रामर का तो है नहीं ना, ये इंग्लिश ग्रामर का है नहीं। केमिस्ट्री किसी ने अच्छे से पढ़ रखी है तो उसे स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ जाएगा। अब सोचो, बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, केमिस्ट्री की पूछी जाती है, फिजिक्स की पूछी जाती है, तो सारा जनरल नॉलेज यही चेक करा लिया जाता है आपका। चलो आगे चलते हैं, अगला शब्द है, ठीक है ना। ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन स्काल्प, जिसके सर पे बाल ना उसको बाल्ड बोलते हैं, बहुत फेमस शब्द है। ए मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, जो लग्जरी में पैसा बहुत खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वगांड। एक्स्ट्रा खर्च करने वाले आदमी को एक्स्ट्रा वगांड बोलते हैं, अतिव्यापी होता है। अगला है ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड, 8 साइड से बना हुआ ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या बोलते हैं? ऑक्टागन बोलते हैं, ठीक है ना, ऑक्टागन। अगर 6 से बनाओ तो हेक्सागन, 5 से बनाओ तो पेंटागन, 4 से बनाओ तो या तो स्क्वायर होता है, या तो रेक्टेंगल होता है, या तो ट्रेपेजियम होता है। ज्योमेट्री मत भूल जाना। अब टू इंजर वंस रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन को इंजर करना क्या कहलाता है? डिफेम करना कहलाता है। डिफेम मतलब बदनाम करना। अगर कोई आदमी अपनी रेपुटेशन को खराब कर रहा है तो, या किसी के रेपुटेशन को खराब कर रहा है तो बदनाम करना बोलते हैं उसको। अच्छा, जब हम वन से रेपुटेशन लगते हैं तो ऐसा फीलिंग आता है हम अपने की बात कर रहे हैं। वन जो है किसी रैंडम पर्सन के लिए आता है, वन जो है किसी रैंडम पर्सन के लिए आता है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मतलब निश्चित नहीं हम किसकी बात कर रहे हैं। मतलब इन जनरल किसी के रेपुटेशन को खराब करने को क्या बोलते हैं? डिफेम करना बोलते हैं। कहते हैं ना, तुम हमें बदनाम कर रहे हो, तुम हमें डिफेम कर रहे हो। ए मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, इसको इलिटरेट बोलते हैं, सब जानते होंगे, ये बहुत बार आया है। इलिटरेट करना मतलब इलिटरेट होना, अनपढ़ होना। और अगला है वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए बोले उसको क्या बोलते हैं? स्पोक्स पर्सन बोलते हैं, प्रवक्ता बोलते हैं। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, 2 शब्द आता है जब मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ। अब अगर ग्रामर की क्लास, मतलब अगर आपने नाउन वाली क्लास नहीं देखी अब तक, मैंने डिलीवर कर दिया 5 से 6 बजे के बीच में, उसमें मैं आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहा था। तो कलेक्टिव नाउन में मैंने 2 चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई हुई है, एक कैवलरी पढ़ाई हुई है, एक इन्फेंट्री पढ़ाई है। एक इन्फेंट्री पढ़ाई है, दोनों याद रखिएगा। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, पैदल सेना, और कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। समझ में आई? घुड़सवार सेना। तो सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, जो घोड़े पे बैठ के जो है लड़ाई करते हैं उनको घुड़सवार सेना बोलते हैं, और अंग्रेजी में कैवलरी बोलते हैं। एक और शब्द आता है म्यूटनी। जो बच्चे CBSE ICSE बोर्ड के हैं तो वो हिस्ट्री जब पढ़ रहे होते हैं तो सिपाही म्यूटनी जो है, सिपाहियों की क्रांति पढ़ते हैं। तो म्यूटनी का मतलब क्या होता है? क्रांति या विद्रोह। म्यूटनी का मतलब क्या होता है? क्रांति या विद्रोह, क्रांति या विद्रोह। तो जब हम विद्रोह की बात करते हैं तो एक और शब्द आता है रिबेल। रिबेलियन वो लोग होते हैं जो विद्रोह करते हैं। तो रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, कोई लॉफुल अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट रिबेलियन क्या कहलाता है? म्यूटिनी कहलाता है। और करने वाले लोग जो है रेबेल कहलाते हैं या रिबेलियन कहलाते हैं। रेबेल करना, रेबेल एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। तो 1857 की क्रांति में मंगल पांडे वो रेबेल थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है म्यूटिनी किया था, ठीक है ना। तो म्यूटिनी का मतलब विद्रोह होता है। ये किसी गवर्नमेंट के, किसी लॉफुल अथॉरिटी के खिलाफ जो है उनके अगेंस्ट बगावत करना, जिसको बोलते हैं, बगावत करने को बोलते हैं। अगला है टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, ठीक है ना। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे इधर एक घर पे हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसमें हम रहते हैं, हमारे घर में। अगर यहाँ का कानपुर का केडी आए और ज़बरदस्ती अगर उसे जब्त कर ले तो उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केट करना। अगर किसी की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की जा रही है मतलब लॉफुल अथॉरिटी आके उसे जब्त कर रही है। तो अगर कोई चीज़ कॉन्फिस्केट की जा रही है मतलब जब्त की जा रही है, लेकिन लॉफुली जब्त की जा रही है प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तो स्टेटमेंट क्या होता है? टू ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त करना या सीज करना, क्या कहता है? कॉन्फिस्केट करना बोला जाता है। अगला शब्द है, टर्म आता है वर्सटाइल, कि हम बोलते हैं ना वर्सटाइल है, वर्सटाइल है। वर्सटाइल का हिंदी मतलब होता है प्रतिभाशाली। और इसके लिए वन वर्ड क्या है, मतलब बहुत सारा स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या आएगा? समवन हैविंग मेनी स्किल्स, कोई आदमी जिसके पास बहुत सारा स्किल है उसको क्या बोलते हैं? उसको वर्सटाइल बोलते हैं या हिंदी में प्रतिभाशाली बोलते हैं। अगर आज मैं इन वन वर्ड्स की बात करूँ तो इन वन वर्ड्स में इस पूरे सेक्शन में याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कॉन्फिस्केट करना थोड़ा बहुत
लग सकता है टाइम कि इसको दिमाग में अंदर डालने में, तो इसको ऐसे याद कर लो, मेरी प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर सकती है, मतलब जब्त कर सकती है। इसके अलावा जो शब्द मेरे समझ में आया है, एक तो अप्रेंटिन आया है मेरे को समझ में आया, अपोस्टल याद करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं लगा है। एंथ्रोपॉड हो सकता है कि ये एक बार आपको याद करने में दिक्कत हो सकती है। तो पूरे आज के वन वर्ड में 3 ऐसे शब्द हैं जो आप सिंगल स्टार या डबल स्टार मार्क कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें याद हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ये याद होगी फिर ये भूल जाएगी, याद होगी फिर भूल जाएगी। तो कई बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, अपनी डायरी में अलग से दूसरे तीसरे दिन नोट कर सकते हो। लाइट कट गई जो है, और चलो अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अभी थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी तो ये वीडियो में थोड़ा सा कट लगा होगा, पूरा का पूरा पैनल ही बंद हो गया था, ठीक है ना। तो चलो इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं। इडियम फ्रेजेस बहुत आसान है, और इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप स्टेटमेंट से याद कर लो, ज़्यादा बेटर है, या फिर आप डायरेक्टली याद कर लो। जो चीज़ इधर से याद हो जाए उसको इधर से याद कर लो, जो चीज़ इधर से याद ना हो उसको इधर से याद कर लो। चलो मैं सबसे पहले बताता हूँ, जैसे डन फॉर का मतलब होता है तबाह करना, डन फॉर का मतलब होता है तबाह करना, तबाह होना, टैटाफिस होना, बर्बाद होना, तबाह होना, डन फॉर, रूंड। जैसे स्टेटमेंट है, वी ऑल थॉट वी वर डन फॉर, हम सब ने सोचा कि हम डन फॉर हो गए, मतलब हमारा टैटाफिस हो गया है। कब? व्हेन द बोट स्टार्टेड टू सिंक, जब नाव डूबना स्टार्ट की, जब नाव डूबना स्टार्ट की तो हमें लगा कि हम डन फॉर हो गए, मतलब हमारा टाए फिस हो गया, डन फॉर हो गया, रून हो गए, बर्बाद हो गए, बचेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, सिंक आया है, तो कई बार जब हम तैयारी करते हैं तो हमको पता होता है सिंक का मतलब होता है डूबना, और सिंक हम इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग थिंग जब डूबती है, नॉन लिविंग थिंग जब डूबती है तो हम सिंक की बात करते हैं। और लिविंग जो थिंग होती है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लिविंग थिंग जब डूबती है तो उसको क्या बोलते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, ड्रोन करना बोलते हैं। जब वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सिंक और ड्रोन के बीच में मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं, इडियम्स पे फोकस करते हैं। देखो एक फ्रेज आता है टू रन अवे, इसका मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना, ठीक है ना। इसके लिए एक और फ्रेज आता है टू टेक टू वन हील, अपने हील पे होना। भाई अपने हील पे होने का मतलब क्या है? बस टक 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 दौड़ ही तो रहे हो ना, दौड़ते वक्त आदमी क्या है, हील पे ही तो दौड़ता है। तो टू टेक टू वन हील का मतलब हो गया टू रन अवे, भाग जाना। अब स्टेटमेंट में देखो कि कैसे सेंटेंस के अंदर इसका इस्तेमाल है। दे टुक टू देयर हील्स, वो भाग गए। कब? जब उन्होंने देखा, व्हेन दे सॉ द पुलिसमैन अप्रोचिंग, जब उन्होंने देखा कि पुलिस वाले उनकी तरफ आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो वो टुक टू हील्स हो गए, मतलब भाग लिए। तो ये भी आता है, ये भी बहुत आसानी से याद भी हो जाता है। अगला जो इडियम है वो है गो ए लॉन्ग वे। गो ए लॉन्ग वे का मतलब होता है काफ़ी हद तक मदद करना, काफ़ी हद तक मदद करना, मदद करना। जैसे हेल्प कंसिडरेबली, मतलब कंसिडर करने लायक हेल्प करना। स्टेटमेंट में यूज देखो, योर कॉन्ट्रीब्यूशन विल गो ए लॉन्ग वे, तुम्हारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत लॉन्ग वे तक जाएगा। टुवर्ड्स किसकी तरफ? हेल्पिंग चिल्ड्रन इन नीड, जो बच्चे नीड में हैं उनकी मदद के लिए, उनको हेल्प करने के लिए जो तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, विल गो ए लॉन्ग वे, इसका मतलब है तुमने बहुत कंसिडर करने लायक मदद किया है, बहुत कंसिडर करने लायक मदद किया है। तो जब भी आप गो ए लॉन्ग वे करते हो ना, तो काफ़ी मदद करते हो, किसी को कंसिडर करने लायक मदद करते हो। अगला जो है वो एट स्नैल्स पेस। स्नेल का मतलब अगर पता है तो इस फ्रेज की मीनिंग समझ में आ जाती है। स्नेल क्या होता है? घींगा होता है। क्या होता है? घींगा होता है। अब घींगा जैसे देखोगे एक बहुत छोटा सा जीव है, आपने कछुआ सुना है, बहुत धीमे चलता है। घींगा तो ऐसा होता है कि घर के दरवाजों पे बारिश में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पता चला ये यहाँ से चलते चलते, जैसे मान लो कि आप का दरवाजा यहाँ पे, मेन गेट यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कहो शाम लगा दे, मतलब बहुत धीमे 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 चलता है। तो अगर कोई चीज़ स्नैल्स पेस पे है, इसका मतलब बहुत धीमे में। क्या है? बहुत धीमा होना। टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, बहुत धीमे से काम करना। द ट्रेन वॉज मूविंग नाउ एट ए स्नैल्स पेस, जो ट्रेन है वो मूव कर रहा है स्नैल्स पेस से, मतलब बहुत धीमा मूव कर रहा है। तो ये बहुत आसानी से याद भी हो जाता है अगर इसकी मीनिंग पता है तो। घींगा बहुत धीमा मूव करता है, इसका मतलब ये फ्रेज इस्तेमाल किया जा रहा है किसी काम को, किसी चीज़ को करने में धीमा होने की। या धीमे पेस की चर्चा जब हम कर रहे हैं तो हम स्नैल्स पेस की बात करते हैं। अगला है टू रन वंस डाउन, टू रन वन डाउन। टू रन वन डाउन, किसी को डाउन करना, किसी को डाउन करना मतलब किसी की आलोचना करना। टू डिस्परेज, डिस्परेज का मतलब आलोचना करना। टू डिस्परेज समवन, डोंट रन हर डाउन, उसे रन डाउन मत करो।
डोंट रन डाउन, किसी को रन डाउन मत करो, मतलब किसी की आलोचना मत करो। सी इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है। किसी को निराश मत करो, किसी की आलोचना मत करो। तो किसी को रन डाउन करने का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। अगला है विथ हाई हैंड। जब हम हाई हैंड होते हैं तो हम बहुत सख्ती से होते हैं, वेरी स्ट्रिक्टली। यू कैन नॉट रेज योर किड्स विथ ए हाई हैंड। तुम अपने बच्चों को हाई हैंड से रेज नहीं कर सकते हो, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली रेज नहीं कर सकते हो। यू नीड टू गिव देम रूम। तुम्हें उनको रूम देना चाहिए, मतलब तुम्हें उनको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। टू ग्रो एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ, कि वो ग्रो हों और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप ये फ्रेज इस्तेमाल करते हो हाई हैंड, इसका मतलब है कि आप डिस्कशन कर रहे हो स्ट्रिक्ट होने की। अब आप हाई हैंड होते हो तो आप स्ट्रिक्ट होते हो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक के ईडियम की, सारे ईडियम आज के बहुत ही आसान हैं और बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं थोड़ा सा और ईडियम्स की, सूनर और लेटर। सूनर और लेटर, कभी ना कभी। सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी, एट सम अनसर्टेन या फ्यूचर टाइम। द क्रिमिनल विल बी पनिश सूनर और लेटर। जो क्रिमिनल है आज नहीं तो कल पनिश कर ही दिया जाएगा। तो आज नहीं तो कल के मीनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं सूनर और लेटर। अगला है टू टेक समवन टू टास्क। किसी को अगर टास्क पे लेते हो, इसका मतलब है किसी को बुरी तरह फटकारते हो। टू स्कोल्ड समवन, स्कोल्ड मतलब डांटना फटकारना। ही वॉज टेकन टू टास्क फॉर नॉट रिपोर्टिंग द प्रॉब्लम अर्लियर। वो टेकन टू टास्क हुआ क्योंकि उसने प्रॉब्लम को अर्लियर रिपोर्ट नहीं किया, मतलब उसे बहुत फटकार लगाई गई। तो जब किसी को टास्क पे लेते हो मतलब उसको फटकार लगाते हो। तो टू टेक समवन टू टास्क का मतलब किसी को फटकारना, डांटना। इन ए वे का मतलब आशावादी, होपफुल वे में, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग द इंटर्न्स इज इन ए वे द मोस्ट फुलफिलिंग पार्ट ऑफ माई जॉब। जो इंटर्न्स को ट्रेन करने का काम है, इन ए वे, एक वे में, द मोस्ट फुलफिलिंग पार्ट्स ऑफ माई जॉब, मेरे जॉब में बहुत मतलब वैसा वाला पार्ट है जिसमें बहुत उम्मीद में रहता हूँ। तो इन ए वे का मतलब होता है होपफुल वे। इन ए वे मतलब होपफुल वे। एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में है। जॉब मेरा एट स्टेक है, मेरा कैरियर एट स्टेक है, मतलब खतरे में है, दांव पे है। इन डेंजर होता है, दैट कैन बी लॉस्ट और वॉन डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ ए पर्टिकुलर एक्शन। नेशनल ऑनर इज एट स्टेक इन दिस मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के इस मैच में जो नेशनल ऑनर है वो क्या है, वो स्टेक पे, दांव पे लगा हुआ है। तो जब स्टेक पे कोई चीज़ होती है तो दांव पे होती है। स्टेक पे होने का मतलब दांव पे होना। ये रहे आज के आपके इडियम एंड फ्रेजेस। अब अपन मूव करते हैं वर्ड सीरीज पे। वर्ड सीरीज में समझते हैं, बहुत सारे शब्द है। ये जब वर्ड सीरीज की बात आती है, सबसे ज़्यादा याद करने में तो आपको यही मुश्किलात हो रही होगी। सबसे ज़्यादा आपको याद करने में यही मुश्किलात हो रही होगी, ठीक है ना। अच्छा, एक और मैं चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों को। जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा तो मैं सफिक्स और प्रीफिक्स से भी रिवीजन करा दूंगा। जब मैं रिवीजन कराऊंगा इस पूरी सीरीज़ की, 90 दिन में सब हो जाएगा, तो मैं सफिक्स और प्रीफिक्स से भी आपका पूरा का पूरा रिवीजन करा दूंगा। अगर कुछ सब छूटे रह जाएंगे वहाँ पे अपन कवर हो जाएंगे, बट आप सीक्वेंस से चलते रहो, सीक्वेंस से चलते रहो। अब बात करते हैं वर्ड सीरीज की। वर्ड सीरीज की बात करें तो सबसे पहले है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब है पर्याप्त, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा शब्द है जो 90-95% बच्चों को इसका मतलब पता है। मैं तो कहता हूँ 100% बच्चों को पता होगा। अब आपको ये ढूंढना है कि पर्याप्त का दूसरा जो सिनोनिम है उसको बोलते हैं एडिक्वेट होना। एडिक्वेट मतलब उपयुक्त या पर्याप्त होता है। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो शब्द इसके सिनोनिम्स में फिट बैठ सकते हैं सिमिलर मीनिंग में। जैसे एम्पल होना, एम्पल होने का मतलब बहुत होना, एम्पल होना, इनफ होना, कॉमन्जुरेट होना, पर्याप्त होना, या प्लेंटीफुल होना। तो प्लेंटीफुल, एम्पल, एम्पल एक ऐसा शब्द है जो आपके पास आएगा। एम्पल होने का मतलब है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होना। कोई चीज़ अगर आपके पास कॉमन्जुरेट है, ये एक ऐसा शब्द है जो मैं अपनी डायरी में लिख के बैठा हूँ भाई साहब, कॉमन्जुरेट होना, ठीक है ना। इसकी मीनिंग मैच करना भी होता है, करस्पॉन्डिंग भी होता है, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग इन क्वालिटी और बाकी सारी चीज़ भी होती है। इक्विवेलेंट होना या बराबर होना। तो कॉमन्जुरेट का मतलब बराबर होना होता है। बराबर होना मतलब जितनी ज़रूरत है उतना होना, बराबर होना, एडिक्वेट होना, ठीक है ना, उपयुक्त होना। तो ये इसके सिनोनिम्स में आता है। तो अगर मैं सब देखूँ क्या क्या सीख सकते हो, ये पहले से आता है आपको, इनफ भी पहले से आता है, प्लेंटीफुल होना मतलब बहुत ज़्यादा होना, कॉमन्जुरेट होना बराबर होना, और एम्पल होना। एम्पल नया शब्द है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो एम्पल होने का मतलब कोई चीज़ आपके पास बहुत हो, मोर देन सफिशिएंट आप कह सकते हो, एम्पल हो। मिगर एक शब्द है, मिगर का मतलब होता है बहुत कम होना, ना के बराबर होना, ठीक है। इन एडिक्वेट होना, अगर एडिक्वेट है तो आपके पास उपयुक्त है,
और इनएडिक्वेट है तो कम है, तो एडिक्वेट शब्द भी इसमें जोड़ लेना आप, इसके सिनोनिम्स में एडिक्वेट। इसी तरीके से कोई चीज़ डिफिशियंट है मतलब आपके पास कमी है, सफिशियंट है और डिफिशियंट है, डायरेक्टली अपोजिट होता है, बचपन में रटते हुए आया है कि सफिशियंट है डिफिशियंट है। इसके बाद अगला शब्द है मीक। मीक का मतलब नम्र होना, मीक का मतलब नम्र होना, मैं तो मानता हूँ कि बेवकूफ़ होना, डोसाइल होना, टिमिड होना, कायर होना, इसके सिनोनिम्स होता है। क्वाइट जेंटल एंड ईजिली इम्पोज्ड ऑन, सबमिसिव होना। मीक वो लोग होते हैं जिनको डांट दो डर जाएंगे, मतलब बहुत सीधे साधे भोले भाले वैसे होते हैं जिनको डराया जा सकता है, वो लोग मीक होते हैं। या मीक वैसे मंदबुद्धि जो बोलते हैं ना, उनको मीक बोलते हैं, मंदबुद्धि वाला बंदा। नम्र, मंदबुद्धि वाला क्या होता है, जिसको जिधर ढाल दो उधर ढल जाए, मंदबुद्धि आप मीक को बोल सकते हो, नम्र बोल सकते हो, मंदबुद्धि बोल सकते हो। आप टिमिड उसको कायर बोल सकते हो, डोसाइल बोल सकते हो, ठीक है। सबमिसिव शब्द है जो आसानी से सबमिट कर दे, जो सबमिसिव वो लोग होते हैं जो आसानी से हार मान ले, सबमिट कर दे, तो सबमिसिव इसका सिनोनिम्स हो सकता है, डोसाइल है, टिमिड है, ये इनके सिनोनिम्स है। उसके बाद अगर इनकी एंटोनिम की बात करें तो इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल, हाँ ठीक है। इम्पर्टिनेंट, जो पर्टिनेंट नहीं है, मतलब जिन्हें आसानी से बदला ना जा सके, जो इम्पर्टिनेंट है, ठीक है ना, जो सख्त है, टफ है, ये इनके अपोजिट हो जाएंगे। एक बंदा आता है नेव का मतलब होता है, ये इसके एंटोनिम हो जाएगा, ये मतलब होता है चालाक, चतुर, धूर्त। तो मीक का मतलब क्या होता है, मीक का मतलब मंदबुद्धि वाला होता है, डोसाइल, टिमिड, सबमिसिव, समझ में आया। इसके बाद अगले शब्द की बात करें, इम्ब्रेस करना। इम्ब्रेस करने का मतलब होता है आलिंगन करना, गले लगाना, अपनाना। एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग समथिंग विलिंगली और इंथुसियास्टिकली, एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को, ग्रास्प करना, कडल करना। बच्चों, कडल का मतलब क्या होता है, लाड़ प्यार करना। इम्ब्रेस करना किसी को, लाड़ प्यार करना, कडल का मतलब लाड़ प्यार करना। बच्चों को कडल किया जाता है, छोटे बच्चों को कडल किया जाता है, लाड़ प्यार किया जाता है चपका के गले से। तो किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दो, एक्सक्लूड कर दो, डिमर कर दो, मतलब आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो। तो रिजेक्ट, एक्सक्लूड, डिमर किसी को रिजेक्ट करने से रिलेटेड है, किसी को एक्सेप्ट करने से रिलेटेड कौन कौन से शब्द है आपके, इम्ब्रेस हो गया जो है, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको ग्रास्प कर रहे हो, या आप कडल कर रहे हो। कडल अच्छा शब्द है इम्प्रेस का, ये इसके सिनोनिम्स में आएगा, ये ज़्यादा अच्छा शब्द है। इसका मतलब भी है लाड प्यार, इसका भी मतलब लाड प्यार है। जब आप इम्प्रेस करते हो तो आप, जब हम बड़े लोग हैं तो किसी को गले लगाते हो तो इम्प्रेस करना बोल सकते हैं, छोटे बच्चों को लाड प्यार कर रहे हैं तो कडल करना बोलते हैं। इसी तरीके से एंसेस्टर्स की बात करें, एंसेस्टर्स क्या होते हैं, पूर्वज होते हैं। तो ब्रूड या एंसेस्टरी शब्द है, इसके लिए आता है, और फोर फीदर्स आता है। फोर फीदर, एंसेस्टरी शब्द है या ब्रूड है, ये सब क्या है, ये हमारे पूर्वज से रिलेटेड है। जबकि अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें, ठीक है ना, तो एंटोनिम जो अभी के लोग हैं उनको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके एंटोनिम में कुछ आएगा नहीं, एंटोनिम पूछा भी नहीं जाता, इसका सिनोनिम पूछा जाता है। पूर्वज, अब पूर्वज में क्या बोले, पूर्वज पीछे वाले लोग होते तो क्या फ्यूचर बोलोगे, नहीं बोलोगे ना, इस वजह से इसका एंटोनिम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आता भी नहीं है, सिनोनिम्स में ही आता है। या ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सारे के सारे वर्ड आते हैं, वन वर्ड में आते हैं सारे के सारे शब्द। अगला शब्द है बिनवोलेंट। बिनवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी होना। अब परोपकारी से, बिनवोलेंट से एक जो कॉमन शब्द है बेनिफैक्टर होता है जो है, तो बहुत सारे शब्द है, पर्सन हु इज सर्विंग ए चैरिटेबल रेदर देन ए प्रॉफिट मेकिंग पर्पज। तो काइंड आदमी हो गया, बेनिगन हो गया, मैग्नानिमस हो गया जो है, जेनरस हो गया, चिवलरस हो गया, ये सारे के सारे शब्द इसके, इसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं जो आपको याद करने चाहिए, ठीक है ना। इसको मैं बेनिगन पढ़ रहा हूँ, वैसे बिनाइन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है, बिनाइन, BNIGN, यहाँ पे साइलेंट होता है, बिनाइन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मैग्नानिमस, जेनरस, जेनरस वो लोग हैं जो आसानी से पैसे डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं। चिवलरस का मतलब हो गया कि जो ये मतलब किंगडम से रिलेटेड सारे शब्द हैं, मतलब राजा वैसे लोग हैं जो लोगों को दान देना आते हैं, तो उनको चिवलरस बोलते हैं। तो बेनवोलेंट हो गया, बेनिफैक्टर हो गया, बिनाइन हो गया, मैग्नानिमस हो गया, जेनरस हो गया, चिवलरस हो गया, ये वो लोग हैं जो परोपकारी लोग हैं। अगर आप बिनाइन हो तो परोपकारी हो, अगर आप बेनवोलेंट हो तो परोपकारी हो, अगर मैग्नानिमस आपका कैरेक्टर है तो आप परोपकारी हो, अगर आपका जो नेचर है वो जेनरस है मतलब आप परोपकारी हो, अगर चिवलरस नेचर के हो तो आप परोपकारी हो। अब मैल्वोलेंट का मतलब ये होता है कि भाई आप लूटपाट करने वाले आदमी हो, रिलेंटलेस हो, इम्प्लाकेबल हो, तो ये वो लोग हैं जो परोपकार नहीं करते हैं, जो किसी का शोषण करने वाले होते हैं। परोपकारी का मतलब ये हो गया जो लोगों का
लोगों को पैसे दें, दान दें, वो लोग हो गए। और इनके अपोजिट वो लोग हो जाएंगे जो लोगों की सिंग मारे, काटे, छीने। तो इनके अपोजिट जो हो गया वो मेलेवोलेंट हो गया, रिलेंटलेस हो गया, इम्प्लाकेबल हो गया। ये शब्द आपके एग्जाम में मैं आपको बता दूं, एक बिनवोलेंट बहुत शब्द आता है आपके एग्जाम में। दूसरा जो शब्द आपके पास आता है, बिनाइन कई बार आया हुआ है, बेनिफैक्टर आता है, मैग्नानिमस कई बार आपके एग्जाम में आया है, चिवलरस शब्द भी बहुत आया आपके पास। जेनरस तो बहुत यूजुअल वर्ड है जो आप जानते रहते हो। तो ये सारे के सारे शब्द जो है आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। इसके बाद अगले शब्द की बात करूं, जो अगला शब्द को सीखना है, सेंसर। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। और एक सेंसर ये भी होता है, सेंसर, CNSOR। इसका नीचे मीनिंग कमेंट सेक्शन बताना, ये भी अपन सीखते हैं जब अपन होमोफोन्स पढ़ रहे होते हैं। तो सेंसर का मतलब निंदा होता है, और एक्सप्रेस सिवियर डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग, स्पेशली इन ए फॉर्मल स्टेटमेंट। तो जब सेंसर करते हो तो क्रिटिसाइज करते हो, कास्टिगेट करते हो, रिप्रोच करते हो, रिप्रेमेंड करते हो, रिबक करते हो। रिबक का मतलब दुत्कारना होता है। एडमोनिशन का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना। रिप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, धुतकारना, डांटना, धुतकारना, धुतकारना। कास्टिगेट करते हो किसी को, मतलब दयन नज़र से देखते हो। रिप्रोच करते हो, रिजेक्ट करते हो। तो जब आप निंदा करते हो, मतलब इसे सारे के सारे शब्द बड़े अच्छे हैं, सब आए हैं। रिबक करना, धुतकारना, रिप्रेजेंट करना, डांटना जो है, डपटना, कास्टिगेट करना जो है, तिरस्कार कर देना जो है। एडमोनिशन करने का मतलब होता है निंदा करना। रिप्रोच करने का मतलब है कि रिजेक्ट कर देना जो है। इसी तरीके से आप इंडोर्स कर रहे हो, किसी चीज़ को इंडोर्स कर रहे हो मतलब समर्थन कर रहे हो, एक्वलेड कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो, ओवेशन कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो। तो ये यहाँ पे समर्थन करने से रिलेटेड शब्द है, समर्थन करने से रिलेटेड शब्द है। आप इंडोर्स करते हो तो समर्थन करते हो, एक्वलेड करते हो समर्थ करते हो, ओवेशन करते हो तो समर्थन करते हो, और सेंसर करते हो तो निंदा करते हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, रिबक कर रहे हो, रिप्रीमेंड कर रहे हो, कास्टिगेट कर रहे हो, रिप्रोच कर रहे हो, एडमोनिशन कर रहे हो, मतलब आप निंदा कर रहे हो। कॉन्फिडेंशियल अगला शब्द है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय। तो इसके लिए अर्केन शब्द हो गया, या क्लैंडस्टाइन का मतलब छुपाना होता है, छुपाना होता है। सीक्रेट हो गया, क्लैंडस्टाइन जो है इसका सीधा आता है, क्लैंडस्टाइन है कोई चीज़ तो सीक्रेट है, छुपा हुआ है। और अर्केन जो शब्द है ये याद रख लेना, क्लैंडस्टाइन के साथ साथ जो है। कॉन्फिडेंशियल कोई चीज़ है मतलब सीक्रेट है, अर्केन है और क्लैंडस्टाइन है। ब्रॉडकास्ट मतलब पब्लिकली लेके आ रहे हो। प्रोक्लेम जो होता है उसका मतलब वो उद्घोषणा करना, उद्घोषणा करना। ये इसके क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे इसके अपोजिट हो जाएंगे। प्रोक्लेम मतलब जब आप घोषणा कर रहे हो, मतलब पब्लिक की नज़र में लेके आ रहे हो, पब्लिक की नज़र में लेके आ रहे हो। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, जैसे बात होती है सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स जो होते हैं वो नियरली सेम मीनिंग में होते हैं। जो सिनोनिम्स होते हैं नियरली सेम मीनिंग में होते हैं। तो जब आप एंटोनिम सिनोनिम पढ़ रहे होते हो तो आपको एक बात ये समझना होता है कि वो नियरली सेम मीनिंग में होते हैं। उनके यूज केस अलग अलग हो सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत माइन्यूट डिटेल्स नहीं आती है कि ये वाला कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये वाला कहाँ पे इस्तेमाल होगा, लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेट पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये इस मीनिंग में आता है, ये भी इस मीनिंग में आता है। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं सेंसर, सेंसर हमने किस मीनिंग में लिया है कि हम अपना राइटिंग में डिसअप्रूवल शो कर रहे हैं। लेकिन अगर रेप्रीमेंड देखोगे तो डांटना हो गया। तो जब आप राइटिंग में डिसअप्रूवल देते हो तो रिजेक्ट ही तो करते हो ना। तो रिप्रीमेंड कर रहे हो मतलब डांट रहे हो, किसी आदमी को किसी दूसरे मैनर में रिजेक्ट कर रहे हो, कास्टिगेट कर रहे हो, किसी को तिरस्कार कर रहे हो, किसी को मना ही तो कर रहे हो ना। तो जब आप सेंसर करते हो तो निंदा कर रहे हो, इसका मतलब मना ही कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो ये सब नियरली मीनिंग में सेम होता है जब हम सिनोनिम्स पढ़ते हैं। इनके अलग अलग यूज केस होते हैं इन शब्दों को, इसीलिए तो इतने सारे शब्द बनाए गए, अदरवाइज इतने सारे शब्द नहीं बनाए जाते ना। चलो आगे चलते हैं। डेंजरस, डेंजरस मतलब खतरनाक। आप कहोगे ये डेंजरस शब्द यहाँ सीखने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, बहुत सरल शब्द आपको देता है और आपके ऑप्शन में कठिन शब्द दे देता है। 1 2 3 4 जो आपके ऑप्शन देता है वो कठिन शब्द दे देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए डेंजरस, खतरनाक से रिलेटेड कौन कौन से शब्द है। जैसे जियोपार्डस होता है, खतरे की बात है। फॉर्मिडेबल होता है, ये खतरे की बात हो रही है, सिनोनिम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रीचरस होता है, ट्रीचरस का मतलब धूर्त, जो आदमी धूर्त है वो अपने आप में खतरे लायक है। स्कैरी है, डरावना है, हजार्डस है, ठीक है ना। तो एबल और लाइकली टू कॉज हार्म और इंजरीज नोन एज डेंजरस। तो हजार्डस हो गया, जियोपार्डस हो गया, फॉर्मिडेबल हो गया, जो है ट्रीचरस हो गया। ट्रीचरस जो लोग होते हैं वो धूर्त लोग होते हैं। स्कैरी, डरावना, स्कैरी का मतलब होता है डरावना। स्कैरी मूवी देखिए, डरावना।
एक बार मैं वो क्या कहते हैं कि जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था तो मेरे पास अकेला लैपटॉप था। तो एक स्कैरी मूवी के 4 पार्ट आए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो अपन हिंदी भाषी बेल्ट से गए हुए बच्चे हैं, तो अपन थोड़े वैसे सभ्य होते हैं कि दुपट्टा भी ऊपर किसी लड़की की गिर जाए तो उसको भी अपन मानते हैं गंदी पिक्चर है। तो कोई मेरा एक दोस्त था जो है आया हुआ था, वो CBSE बोर्ड वाला पढ़ के आया था, शहर से आया था। अब उसने मेरे लैपटॉप में 4 स्कैरी मूवी डाउनलोड कर लिया, अपन देख रहे थे। फिर पता नहीं क्या बात हुई, मेरे लैपटॉप मेरे कॉलेज में जब्त कर लिया गया और लोगों ने ऐसे अफवाह फैला दी कि मेरे पास तो पोर्न पड़ा हुआ है, मैं पोर्न देखता हूँ। उस टाइम पे मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। बाद में मैं अब जब बड़ा हूँ तो मेरे को ये पता चला स्कैरी मूवी रखना इज़ नॉट कॉल्ड पोर्न। वो बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज़ है जो कॉलेज में सब देखते हैं, CBSE ICC बोर्ड के बच्चे सब देखते हैं। पर गाँव देहातों में आप समझ रहे हो ना कि कितना हमारा कल्चर्ड सिस्टम है कि हमें उससे डर लग रहा था। आजकल आप मिर्ज़ापुर देख लो या फिर आप वो क्या कहते हैं कि सेक्रेट गेम्स देख लो, ये सब वैसी मूवीज़ है जो अब एबव 18 लोग देखते हैं और इसको हम पोर्न नहीं कहते हैं। और स्कैरी मूवी को उस टाइम पे अपन पोर्न समझ रहे थे। तो कितने गांव वाले बच्चे भोले भाले होते हैं यार। मेरा तो बहुत कटा है यार, मेरा तो बहुत कटा है। पोर्न देखना बहुत बुरी बात है, ठीक है ना। पोर्न देखना बहुत बुरी बात है। ये उम्र ऐसी होती है जिस उम्र में आदमी भटकता बहुत है। इस बेटर कि आप लोग सारे के सारे लोग कॉन्सेंट्रेट रहो और अपने कैरियर पे ध्यान दो, वरना ज़िंदगियाँ बहुत ख़राब होती है। कहते हैं ना कि आज मेहनत कर लो कल सुख रहोगे, आज सुख कर लो कल दुखी रहोगे। ज़िंदगी के 2 ही पहलू हैं, दुख और सुख। और मैं आपको बता दूं, दुख और सुख जैसी सब फर्जी की बातें हैं। कष्ट में जिसने मुस्कुराना सीख लिया वो ज़िंदगी भर खुश है। कष्ट में जिसने मुस्कुराना सीख लिया वो ज़िंदगी भर खुश है। और जिसको लगता है खुश आएगा, खुशी आएगी, खुशी कभी नहीं आती। मेरे को क्या लगता है कि जब मैं दिन में 18 घंटे काम कर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ। जब मैं खाली पड़ा रहता हूँ मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब है, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। मतलब उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है, सबसे ज़्यादा दुख होता है। मैं थोड़ी देर बाद और 1-2 बातें बताऊँगा, लेकिन पहले चलते हैं ऑब्स्टिनेट पे। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी या हठी। ये पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, जिद्दी या हठी। जिद्दी या हठी ऑब्स्टिनेट है, ठीक है ना। वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज और ओवरकम। कोई स्टबर्न है, ऑब्स्टिनेट है, वो मतलब जिद्दी है, ठीक है ना। एडमंट है मतलब हठी है यार। एडमंट मतलब हठी होना है। कोई इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। कोई टेनासियस है, कोई परसिस्टेंट है। ये सब क्या है? सब जिद है, जिद से रिलेटेड है। कोई सबमिसिव है, मतलब जिद्दी नहीं, आसानी सबमिशन कर देता। कोई प्लायंट है, सिंपल है, एमिनेबल है, सौहार्दपूर्ण है। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, ILLICT, इलिसिट। ये आपके एग्जाम में 300 दफ़ा पूछा गया होगा, हर साल पूछा जाता है। अब मैं बोला हूँ 300 दफ़ा, हाँ पूछा ही जाता है यार। गैर कानूनी, कभी 1 वर्ड में पूछा जाएगा, कभी सिनोनिम में पूछा जाएगा, कभी इंटरनम में पूछा जाता है। इतनी बार पूछा गया है। तो इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी। तो फॉरबिडन बाई लॉ, रूल्स और कस्टम। अनलॉफुल जिसको बोलते हैं, क्लैंडस्टाइन बोल सकते हो, इलिजिटिमेट बोल सकते हो, फर्टिव बोल सकते हो, कॉन्ट्राबैंड बोल सकते हो, ठीक है ना। कॉन्ट्राबैंड बोल सकते हो। कॉन्ट्राबैंड किसी ने देखी, इस नाम से एक मूवी भी आई हुई है। तो अलाउड, ऑथराइज और फोर्थ राइट जो है ये आपके इसके क्या हो जाएंगे? लीगल से रिलेटेड शब्द है कि कोई चीज़ अलाउ किया गया है, कोई ऑथराइज किया गया है, कोई फोर्थ राइट किया गया है, इसका मतलब वो सब लीगल है। तो इलिसिट आपके एग्जाम में बहुत आता है, बहुत बार आ चुका है इलिसिट आपके एग्जाम में। आता है फ्रेजल वर्ब। जब फ्रेजल वर्ब की बात करें तो आज आपके पास जो फ्रेजल वर्ब है, मुझे लगता है कि इससे भी एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आप इन्हें पढ़ लो। जैसे काउंट ऑन करने का मतलब होता है डिपेंड करना, टू डिपेंड ऑन, टू रिलाई ऑन। काउंट ऑन करने का मतलब होता है किसी के ऊपर निर्भर करना जो है। तो आई कैन नॉट काउंट ऑन देम, मैं उनके ऊपर निर्भर नहीं हो सकता, मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता। तो जब आप किसी को काउंट ऑन करते हो, इसका मतलब आप उस पर निर्भर होते हो, उस पर विश्वास करते हो, विश्वास करते हो। काउंट ऑन करने का मतलब होता है विश्वास करना। क्रॉप अप बोलते हैं, टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, अचानक होना। जब कोई चीज़ क्रॉप अप होती है तो अचानक होती है। जब कोई चीज़ क्रॉप अप होती है तो अचानक होती है। क्रॉप अप होने का मतलब अचानक होना, अचानक होना। जरा सेंटेंस में इसका यूज देखो। ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रॉप्ड अप, एक नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अचानक हो गई। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ, जब मैं अपने सबसे बुरे फेज से जा रहा था तो बहुत सारी प्रॉब्लम अचानक ही घटित हो रही थी। तो कोई चीज़ क्रॉप अप हो रही होती है तो मतलब पैदा हो रही होती है, अचानक पैदा हो रही होती है। कट अक्रॉस,
टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट वे, जब आप कट अक्रॉस करते हो तो आप छोटा रास्ता चुनाव करते हो, ठीक है ना। मार्ग से गुजरना, कई सबसे छोटे मार्ग से गुजरना, कई को प्रभावित करना। तो जब कब कट अक्रॉस करते हो तो आप रास्ता छोटा करते हो। द इशू ऑफ हेल्थ केयर कट्स अक्रॉस ऑल द स्ट्राटा ऑफ आवर सोसाइटी, जो हेल्थ केयर का इशू है वो कट अक्रॉस किया है सभी स्ट्राटा ऑफ आवर सोसाइटी की, मतलब उसने सभी को प्रभावित किया। यहाँ पे प्रभावित करने, कट अक्रॉस इस जिस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है वो मीनिंग इस्तेमाल हुआ है सभी को प्रभावित करने में, क्योंकि हमारी सोसाइटी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को क्या किया है, कट अक्रॉस किया है, मतलब सभी को प्रभावित किया है। तो जब आप कट अक्रॉस करते हो तो रास्ता छोटा करते हो, साथ में प्रभावित करने की मीनिंग में भी आता है, प्रभावित करने के मीनिंग में आता है। जो स्टेटमेंट है वो प्रभावित करने से रिलेटेड है। आई हैव कट अक्रॉस माई वे, आई हैव कट अक्रॉस माई वे, इसका मतलब मैंने अपना रास्ता छोटा कर लिया, ठीक है ना। तो कट अक्रॉस का मतलब रास्ता छोटा करना होता है, कट अक्रॉस का मतलब प्रभावित करना भी होता है। कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन का मतलब होता है कटौती करना। वी नीड टू कट डाउन ऑन द इनटेक ऑफ फैटी फूड आइटम्स, हमें कट डाउन ऑन करना चाहिए, हमें कट डाउन ऑन करना चाहिए अपना फैटी फूड जो हम इनटेक करते हैं। तो कट डाउन ऑन करने का मतलब होता है कम करना, कम करना। ये सब याद भी हो जाएगा, वैसे आता भी नहीं है। कट डाउन ऑन करते हो तो आप कम करते हो, ये इसलिए जानकारी में होना चाहिए कि जब आप पैराग्राफ वगैरह पढ़ाई करोगे तब वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। इसमें काउंट ऑन देखने को मिलता है, क्रॉप अप देखने को मिल सकता है, कट अक्रॉस मिलता है, कट डाउन ऑन मैंने नहीं देखा कि कभी पेपर में आया है। और अगला जो है वो है कट इन। कट इन का मतलब होता है आप इंटरप्ट करते हो किसी को, कट इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, टू इंटरप्ट, हस्तक्षेप करना। एग्जाम्पल देखो, यू शुड नॉट कट इन विथ योर अनसॉलिसिटेड एडवाइस, तो मैं अपने बेकार के एडवाइस से कट इन नहीं करना चाहिए, मतलब बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो जब आप कट इन करते हो तो बीच में आप इंटरफेयर करते हो। तो इसमें से दो है जो इंपॉर्टेंट है, जो आप याद रख सकते हो, 01 एंड 02। बाकी अगर भूल भी गए तो एग्जाम में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर याद कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर बात है। अब बोलोगे सर आप ले तो आए हो, तो मैं तो कहता हूँ याद कर लो। मैंने तो याद कर लिया था, इस वजह से मैं लेके आया हूँ, क्योंकि इससे मुझे इंग्लिश समझने में थोड़ी मदद मिली थी। इसके बाद हम बात करते हैं फिक्स प्रीपोजिशन की। देखो बीवेयर जो है अपने साथ ऑफ लेता है, जब आप बीवेयर होते हो तो आप कॉशियस होते हो, बच के रहते हो, ठीक है ना। बीवेयर ऑफ डॉग्स लेस्ट यू शुड बी बिटेन, कुत्तों से बच के रहो नहीं तो वो काट लेंगे। तो बीवेयर फ्रॉम भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप बीवेयर लगाते हो तो उसके साथ हम ऑफ लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ब्लस एट और ब्लस फॉर दो चीज़ आता है। जब आप ब्लस एट करते हो तो आप फ्रीज करते हो, और जब ब्लस फॉर करते हो तो वो क्या होता है, फॉल्ट के लिए असेम्ड ऑफ होते हो। ब्लस करना जानते हो ना, तो ब्लस एट होता है, ब्लस फॉर होता है, ब्लस एट होता है, ब्लस फॉर होता है। ब्लस एट होता है अच्छे सेंस में, ब्लस फॉर होता है बुरे सेंस में। ब्लस एट पॉजिटिव सेंस में, इसको ऐसे याद करो, मैंने ऐसे याद किया है। ये नेगेटिव सेंस में होता है, मतलब अगर फॉल्ट है, अगर आप शर्मा रहे हो किसी से, कुछ गलत काम कर लिया तो आप ब्लस फॉर करोगे। अगर प्रशंसा करना चाह रहे हो, किसी अच्छे सेंस में कर रहे हो तो ब्लस एट करोगे। एग्जाम्पल देखो, सी ब्लस्ड एट द मेंशन ऑफ हर क्वालिटीज, सी ब्लस्ड एट द मेंशन ऑफ हर क्वालिटी, जब उसके क्वालिटी को मेंशन किया गया तो उसने ब्लस ऐड किया, मतलब मुस्कुराई थोड़ा सा, अरे क्या है। तो जब ब्लस ऐड करते हो मतलब पॉजिटिव सेंस में करते हो। जब बात आती है फॉल्ट की, जैसे आई ब्लस्ड फॉर द विशेज ऑफ माई सन हु हैज़ डिस्ग्रेस द फैमिली, मैंने मतलब मुझे जो है ब्लस फॉर हुआ किसके लिए, मेरे बेटे के लिए, जब मैंने सुना उसकी करतूतें जो मेरे परिवार को बदनाम कर रही है। तो ब्लस फॉर जब करते हो इसका मतलब है यहाँ पे निगेटिव सेंस है, और जब ब्लस ऐड कर रहे हो इसका मतलब है पॉजिटिव सेंस है। ये ऐसे ही याद होगा, बहुत सही से ऐसे याद हो जाएगा। ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है, और ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है। देखो दो तरीके से लोग अंधे होते हैं, एक आँख के अंधे होते हैं और एक करतूतों पे आँख बंद कर लेते हैं। तो जब हम आँख से अंधे होने की बात करते हैं तो ब्लाइंड के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं, जब हम करतूतों पे अंधे आँख बंद करने की बात करते हैं तो ब्लाइंड टू लगाते हैं। जैसे लगता है ही इज़ ब्लाइंड इन लेफ्ट आई एंड नीड्स मेजर सर्जरी, वो अपने बाएं आँख से अंधा है और उसे मेजर सर्जरी की जरूरत है। दूसरा एग्जांपल है वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों के लिए ब्लाइंड टू नहीं होना चाहिए, मतलब उनकी करतूतों पे ब्लाइंड टू नहीं होना चाहिए, मतलब उसके लिए आँख नहीं बंद करना चाहिए। तो ब्लाइंड टू का मतलब होता है आँख बंद करना, आँख बंद करना, बंद करना। और ब्लाइंड इनका मतलब होता है आँख से अंधा होना, आँख से अंधा होना, अंधा होना। ये आता है आपके एग्जाम में, ये आता है, ये आपके एग्जाम में आता है। ये भी आपके एग्जाम में आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है। ये तो आपके एग्जाम में आता है। बीवेयर अपने साथ ऑफ लेता है, बीवेयर ऑफ का मतलब होता है कॉशियस होना, ठीक है ना।
ये इसके साथ आपको फ्रॉम लगा के देगा, बीवेयर फ्रॉम। तो बीवेयर अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? बीवेयर अपने साथ ऑफ लेता है। ये रही आज की कक्षा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगा तो आप माई पाठशाला का टेलीग्राम चैनल जो है, माई पाठशाला का टेलीग्राम चैनल जो है वो कर लीजिए। क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैं आज 16 डेज़ पूरा हुआ, पूरे 16 डेज़ का इस संडे को पीडीएफ डलवा दूंगा। पूरे 16 दिन का एक साथ मैं पीडीएफ डलवा दूंगा। आप उसे जो है क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको 90 डेज़ का एक साथ पूरा का पूरा कंटेंट चाहिए हो तो आप 90 डेज़ वोकैब प्लानर माई पाठशाला के ऐप से जाके बाई कर सकते हो। वोकैब प्लानर आप जाके बाई कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपने डे नंबर 17 के साथ। लगातार पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, ताकि आप पूरा का पूरा वोकैब मेरे साथ 9 के 9000 कंप्लीट कर पाएँ। हैव अ गुड डे।